गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सुबह 11:19 ठीक हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 3 मई 2022। आज 3 मई 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। और जल्दी से मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसमें कहाँ तक पहुंचे थे। बस उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना होगा। जी, जहां तक मुझे याद है हम लोग राइज ऑफ मगध में शुरू कर चुके थे, मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें किन किन सोर्सेस से जानकारी मिली है, ये बात हमने कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम मौर्य वंश के शासकों के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर देर किस बात की है, शुभारंभ करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया। हम पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत। और जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट राइज ऑफ मगध यानी कि मगध का उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष में ही हम स्टार्ट कर चुके थे पढ़ना अबाउट मौर्यन एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी के बारे में। हिंदी में आप कह सकते हैं मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश, जो बेसिकली 323 ईसा पूर्व से लेके लगभग 185 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज, द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज, लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। जिसका शासनकाल लगभग 323 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक रहा। लिखेंगे मौर्य वंश का सबसे पहला शासक जो कहलाता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ही किल्ड घनानंद। लिखिए, ही किल्ड घनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। लिखेंगे इसने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की। ही किल्ड घनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। इसने चाणक्य की मदद से, इसने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की। लिखेंगे एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ मगध, एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ मगध एट द एज ऑफ 25 years। He became the ruler of Magad at the age of 25 years। और लिखेंगे यह 25 वर्ष की आयु में, और ये 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। और ये 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना।
ध्यान रखेंगे। सबसे पहले विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोट्स के रूप में की गई, या आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही ग्रीक नेम या यूनानी नाम क्या है? सैंड्रोकोट्स। इसी को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स कहा है। और हमारे ही एक पुरातात्विद जिसका नाम था विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में की गई थी? सैंड्रोकोट्स के रूप में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क एंड जस्टिन। लिखिए प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क एंड जस्टिन, प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या चंद्रगुप्त मौर्य के ही समकालीन कुछ यूनानी लेखक हुआ करते थे, कुछ ग्रीक राइटर्स हुआ करते थे। इसके दरबार में दो लेखक थे जिनके नाम थे प्लूटार्क और जस्टिन। और ध्यान रखेंगे इसमें से जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा भी था। अब बेटा कैसे था यह भी थोड़ी देर में पता चलेगा। प्लूटार्क और जस्टिन के ही द्वारा ऐसा कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य हैड एन आर्मी ऑफ 6,40,000 सोल्जर्स। ये अपने डिस्क्रिप्शंस, अपने वृत्तांतों में ऐसा लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6.5 लाख सैनिकों की सेना थी। लगभग 6,40,000 सैनिक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में। और इसी विशाल सेना से इसने पूरे के पूरे भारत को रौंद डाला था। उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक चारों दिशाओं में ही यश और कीर्ति स्थापित थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इसीलिए ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ही कहलाता है फर्स्ट चक्रवर्तिन सम्राट। ही इज नोन एज फर्स्ट चक्रवर्तिन सम्राट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लिखेंगे इसी को भारतीय इतिहास का प्रथम चक्रवर्तिन सम्राट कहा जाता है। यही कहलाता है भारतीय इतिहास का प्रथम चक्रवर्तिन सम्राट। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में मगध से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र यानी कि गुजरात तक पूरे के पूरे क्षेत्र पर अधिकार था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसीलिए इसको इतिहासकारों ने क्या कहा है? भारत का सबसे पहला ये चक्रवर्तिन सम्राट कहलाता है। लिखेंगे ही बिल्ट सुदर्शन लेक। ही बिल्ट सुदर्शन लेक ऑन गिरनार हिल। लिखेंगे इसने अपने शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और ये सुदर्शन झील कहां पर थी? सौराष्ट्र या गुजरात के गिरनार पर्वत पर। सौराष्ट्र या गुजरात के गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक झील बनवाई गई थी जो कहलाती थी
सुदर्शन झील जो कहलाती थी सुदर्शन लेक, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेकिन ध्यान रखेंगे आगे चलकर दो शासकों के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, इसकी रेनोवेशन करवाई गई। यदि सुदर्शन झील की सबसे पहली रेनोवेशन की बात करें तो ध्यान रखेंगे सुदर्शन झील का प्रथम जीर्णोद्धार यानी कि पहली मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा करवाई गई। इसकी पहली बार मरम्मत करवाने वाला शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ साका डायनेस्टी। ये शक वंश का सबसे महान राजा था और इसीलिए सुदर्शन झील की सबसे पहली बार मरम्मत करवाई गई किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा। और ध्यान रखेंगे रुद्रदामन शक वंश का सबसे महान राजा था और इसी रुद्रदामन ने ये बात किसमें लिखवाई? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। इसी का एक अभिलेख मिलता है जो कहलाता है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें ये जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ अभिलेख, इसे याद रखेंगे। और क्यों याद रखेंगे तो लिख लीजिएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। लिखेंगे इसे संस्कृत भाषा का प्रथम एवं सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। भारत के इतिहास का संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख ही कौन सा कहलाता है? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो लिखवाया गया किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा। और इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील की सबसे पहली बार मरम्मत किसने करवाई? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया किसने करवाई? रुद्रदामन ने करवाई। जो रुद्रदामन था ये शक वंश का सबसे महान राजा था। इसके बाद सुदर्शन झील की सेकंड रेनोवेशन या दूसरी बार मरम्मत करवाई गई किसके द्वारा? तो लिखेंगे स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त। और ये जो स्कंदगुप्त था ये एक गुप्त शासक था, यानी कि ये एक गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य का शासक था। तो सुदर्शन झील से संबंधित भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। एक बार यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था कि बताइए सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो निर्माण करवाने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी दो बार मरम्मत करवाई गई, पहले रुद्रदामन के द्वारा और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त के द्वारा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। लिखेंगे 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में हुआ इन्वेजन ऑफ सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ सेलुकस निकेटर या सेलुकस निकेटर का आक्रमण।
चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार क्षेत्र बता दीजिए। बेटे अपने दिमाग से क्वेश्चन मत बनाइए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दिमाग में कोई भी सवाल सोचेंगे और वही एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारे दिमाग से नहीं आते हैं सवाल, है ना। क्वेश्चंस का कुछ स्टैंडर्ड होता है, सवालों का कुछ स्टैंडर्ड होता है, और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, है ना भाई। मैंने अभी अभी आपको बताया सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। अब आप देखो, चौथी या पांचवी क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि मैं पहले यहाँ पे भारत का मैप बनाऊंगा और फिर भारत के मैप को बनाकर फिर आपको बताऊंगा कर्नाटक कहाँ पर है, मगध कहाँ पर है, सौराष्ट्र कहाँ पर है। भाई ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। यदि आप ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है मेरे लिए कि भाई आपको ये तो पता ही होगा ना कि इंडिया मैप में कैसा दिखता है। भाई सिंपल सी बात है, मैप्स की जरूरत तो ज्योग्राफी में होती है, और ज्योग्राफी में भी किस लिए होती है, क्योंकि भाई वहां पे हमें नदियां प्लॉट करनी है, वहां पे हमें पर्वत क्षेत्र दिखाने हैं, है ना। वहां पर हमें विभिन्न ज्योग्राफिकल चीजें, फिजिकल चीजें दिखानी होती हैं। अब यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, उत्तर पश्चिम आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। भाई उत्तर पश्चिम कौन सी जगह है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यही कौन सी जगह है, उत्तर पश्चिम। वहां से लेके कर्नाटका तक। तो आपको नहीं पता कि दक्षिण में कर्नाटक कहां पर है? डेफिनेटली आपको पता है। मैंने कहा पूर्व में मगध से लेके, तो मगध आपको पता है भाई बिहार में है मगध। बिहार में जो पटना और पटना के आसपास का क्षेत्र है वही तो क्या है, मगध। क्योंकि पटना ही तो कभी मगध की राजधानी थी, जिसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। और पश्चिम में, है ना, और पश्चिम में कहां तक की बात, सौराष्ट्र तक की बात, गुजरात तक की बात। बहुत ही बढ़िया सर, हम साइंस ग्रेजुएट हैं तो सर हमें जीएस समझ नहीं आता, क्या करें मेरे भाई। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आपको साइंटिस्ट होना चाहिए था। साइंस ग्रेजुएट होने के बाद भी आपको जीएस पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपने तो साइंस भी ठीक से नहीं पढ़ी। ये कैसा रीजन हुआ, ये कैसा तर्क हुआ कि हम साइंस स्टूडेंट हैं। 10वीं तक तो भाई इतिहास सबने पढ़ा है, ज्योग्राफी सबने पढ़ी है। मैं भी साइंस स्टूडेंट हूं भाई, मैं इतिहास का टीचर हूं ना। आपको क्या लगता है कि मैं इतिहास से पीएचडी हूं? बैकग्राउंड मेरा भी साइंस का है। 11th और 12th में आपकी तरह मैंने भी साइंस किया, उसके बाद मैंने भी बीएससी किया। अब आप बताइए, ये कितना बेहुदा सा रीजन दिया आपने कि हम साइंस स्टूडेंट हैं इसलिए हमें जीएस समझ में नहीं आते। अबे साइंस स्टूडेंट हो तो कम से कम आपको साइंटिस्ट होना चाहिए था फिर, लेकिन आपको तो साइंस भी समझ में नहीं आई ठीक से। है ना सोचने वाली बात। ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हैं, है ना। टाइम पास करने मत आया करो बैच में, जिसको तैयारी करनी है सीरियसली केवल वही आए। मैंने कहा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेके कर्नाटक तक, पूर्व में मगध से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र यानी कि गुजरात तक, ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपको, है ना, एग्जाम के लिए याद नहीं रखना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। एग्जाम में तो ये पूछेगा जो अभी अभी मैंने आपको लिखवाया, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में, ठीक है, हुआ इन्वेजन ऑफ सेलुकस निकेटर या सेलुकस निकेटर का आक्रमण। अब ये सेलुकस निकेटर कौन है याद कीजिए। जब हमने पढ़ा था ग्रीक इन्वेजन, जब हमने पढ़ा था यूनानी आक्रमण, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर या सिकंदर के ही सेनापति का नाम क्या था, सेलुकस निकेटर। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद, ये खुद क्या बन चुका था, ग्रीक रूलर बन चुका था, ये खुद यूनानी शासक बन चुका था। और इसी
ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या किया? भारत में आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर की ही तरह काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रूसिया के रास्ते होते हुए खैबर दर्रे से ही क्या हुआ? भारत में दाखिल हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि जब सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने पहुंचा तो चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना को देखकर ही घबरा गया भाई, क्योंकि उसकी सेना में तो लगभग 6.5 लाख सैनिक थे। इसीलिए सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि दोनों के बीच में क्या हुई है? एक संधि हुई है। और जो संधि हुई तो ध्यान रखेंगे उसी संधि के तहत कुछ समझौते हुए। जैसे जिन क्षेत्रों को जीतते हुए सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के लिए आया था, वो क्षेत्र, वो राज्य उसने दिए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और क्यों दिए? ध्यान रखेंगे सेल्यूकस निकेटर की ही बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। और ध्यान रखेंगे हेलेना हु वॉज डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो लिखेंगे शी गॉट मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य। लिखेंगे इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया। शी गॉट मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया। ध्यान रखेंगे सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना। कहीं कहीं पर इसका नाम कार्नेलिया भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एक ही बात है। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और जब हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया सेल्यूकस निकेटर ने, तो ध्यान रखेंगे ही गेव 4 स्टेट्स इन डाउरी। तो उसने दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य प्रदान किए। और वो 4 राज्य कौन से थे? सबसे पहला लिखेंगे एरिया। एरिया का मतलब हेरात। सबसे पहला राज्य एरिया, या जो कहलाता है हेरात। दूसरा लिखेंगे अराकोशिया। दूसरा अराकोशिया। अराकोशिया का मतलब अफगानिस्तान का जो आज क्या है कंधार। अफगानिस्तान का कंधार, यही क्या कहलाता था? अराकोशिया। सर और क्या नेम? भाई हेलेने का ही कई कई जगहों पर नाम लिखा आपको मिलेगा, कार्नेलिया। कार्नेलिया। दूसरा अराकोशिया, जो बेसिकली अफगानिस्तान का क्या है? कंधार। एक ध्यान रखेंगे जेड्रोसिया, जो बेसिकली मकरान कोस्ट, यानी कि जो है मकरान तट। ये भी दिया गया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसके अलावा एक ध्यान रखेंगे पेरीपेनिशदाई। एक पेरीपेनिशदाई, जो आज अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल।
तो यही मैंने आपसे कहा था, काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया, ये चारों के चारों राज्य, ये चारों के चारों राज्य सेल्यूकस निकेटर के द्वारा दिए गए किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसके अलावा तीसरा समझौता, सेल्यूकस निकेटर का ही एक अम्बेसडर हुआ करता था, एक राजदूत हुआ करता था जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो लिखेंगे मेगास्थनीज वॉज सेंट, मेगास्थनीज वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। लिखेंगे मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। ये वही मेगास्थनीज है जिसने, कल मैंने आपको लिखवाया था ना, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, इसी के द्वारा लिखी गई इंडिका नामक पुस्तक। और ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना से ही एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था जस्टिन। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन? जस्टिन। तो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य से ही जन्म हुआ था किसका? जस्टिन का। ये संधि करके सेल्यूकस निकेटर, ये संधि करके सेल्यूकस निकेटर हमेशा के लिए वापस ग्रीस, यूनान लौट गया जहां से वो आया था। लेकिन जब वो वापस लौटा तो भाई अभी तक तो दोनों के बीच दुश्मनी थी, अभी तक तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर आपस में प्रतिद्वंदी थे, दुश्मन थे। लेकिन अब ये दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। इसीलिए जब सेल्यूकस निकेटर वापस लौटा भारत से, तो ध्यान रखेंगे इन रिटर्न, वापसी में चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू हिम। लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 500 हाथी उपहार में दिए। यह है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और जीवन से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य। और इसके बाद अगला लिखिए, इन 300 BC चंद्रगुप्त मौर्य ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल इन पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया। अब बेसिकली हुआ क्या था भाई? हमने पढ़ा था महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गई थी, और उसके बाद उनके एक गणधर जीवित बचे थे जिनका नाम था आर्य सुधर्मन, और वही आर्य सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बना दिए गए। और उसके बाद जैन संघ में अध्यक्ष हुआ करते थे जिनके अनुसार जैन धर्म को माना जाता था। लगभग 300 BC में, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे महावीर स्वामी के दो सबसे प्रसिद्ध अनुयायी, जिनके नाम थे, याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु मगध में प्रचार कर रहे थे जैन धर्म का। लेकिन मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। मगध में एक अकाल पड़ा जो कि एक भीषण अकाल था जो 12 वर्षों तक रहा। और 12 वर्षों के इस भीषण अकाल में लोगों की मृत्यु होने लगी, लोग मरने लगे। और जब लोग मरने लगे तो इस बात की चिंता हुई किसको? भद्रबाहु को। भद्रबाहु स्थूलभद्र के पास गए और स्थूलभद्र से कहा कि हमें अपने अपने अनुयायियों को लेकर
मगध के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। यदि हम मगध में ही रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे और हमारे अनुयायी भी मारे जाएंगे। लेकिन स्थूलभद्र ने मगध से बाहर जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक विवाद हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ, और उसी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया। और आप जानते हैं, स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहे और इन्हीं के अनुयायी कहलाते हैं श्वेतांबर जैन। लेकिन जो भद्रबाहु थे, ये अपने अनुयायियों को लेकर कहां चले गए? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, जो कि कहां पर है? कर्नाटका। ये अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए और भद्रबाहु के ही अनुयायी कहलाए दिगंबर जैन। और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद भद्रबाहु का क्या था? शिष्य था, अनुयायी था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली। वो जैन भिक्षुक बना और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर 300 बीसी 300 ईसा पूर्व में कहा चला गया? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया। और जब कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य गया तो वहीं जाकर, ध्यान रखेंगे, इन 298 बीसी 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य डाइड बाय सल्लेखना और संथारा। हिंदी में लिखेंगे सल्लेखन या संथारा करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। कहां पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर। अब ये सल्लेखन क्या है? सर लिखवा दीजिए। मेरे भाई, हाथ पकड़ के लिखवाऊं? सारी की सारी चीजें बता तो रहा हूं, लिखते चलो भाई साथ में। मैं घर थोड़ी आऊंगा हाथ पकड़ के लिखवाने के लिए। लिखवा दीजिए। अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पहले ये बताओ, फिर मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूं। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। जब मगध में अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र तो मगध में ही रहे, तो स्थूलभद्र के अनुयायी कहलाए श्वेतांबर। लेकिन भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी तो इनका शिष्य था, इसलिए अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर ये भी चला गया कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। और वहीं जाकर इसने सल्लेखन करके प्राण त्याग दिए या इसकी मृत्यु हुई सल्लेखन या संथारा करने के कारण। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्या मतलब होता है सल्लेखन या संथारा का? तो ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के अनुसार जो जैन भिक्षुक अपने जीवन के अंतिम समय में उपवास रख लेता है, खाना पीना छोड़ देता है, और खाना पीना छोड़कर भूखे प्यासे रहकर ही जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसी को जैन धर्म में सल्लेखन या संथारा कहा जाता है, जो आज भी कौन करते हैं? जैन भिक्षुक करते हैं।
तो ये जो संलेखन क्रिया है, ये जो संथारा प्रथा है, ये अभी भी चलती है किसमें? जैन में। जैन भिक्षुक अभी भी संथारा या संलेखन करते हैं। श्वेत वस्त्र कौन पहनते हैं? मेरे भाई श्वेतांबर पहनते हैं। दिगंबर, जो दिगंबर भिक्षुक होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, और जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दे वियर व्हाइट क्लोथ्स। फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, तो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध का अगला शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र। हेडिंग डाल लीजिए, बिंदुसार। दो सौ अट्ठानवे ईसा पूर्व से लेके लगभग 272, 298 ईसा पूर्व से लेके लगभग 272 ईसा पूर्व तक मगध का अगला शासक हुआ बिंदुसार। लिखेंगे ही वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और ध्यान रखेंगे, बिंदुसार के ही अन्य नाम, बिंदुसार के ही अन्य नाम है सिंघसेन। इसी को कहा जाता है भाई, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंघसेन कहा गया है, और यूनानी लेखकों के द्वारा इसे अमित्रोचेट्स या अमित्रघात कहा गया है। दुश्मनों का नाश करने वाला ही क्या कहलाता है? अमित्रघात कहलाता है। इसकी मां का नाम क्या था? मेरे भाई, जैन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की ही एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था दुर्धरा। टेंशन मत लो, बिंदुसार की माता का नाम एग्जाम में नहीं पूछेगा, अशोक की माता का जरूर पूछ सकता है। जैन ग्रंथों से इसकी माता का नाम लिखा हुआ मिलता है दुर्धरा। इतिहास को डिटेल्ड बनाने की कोई लिमिट नहीं है ना, लेकिन अभी तो आप लिख रहे हैं, है ना, अभी तो आपके हाथ में नोटबुक है, अभी तो आपके हाथ में नोट्स हैं। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको पता है कि ना तो रजिस्टर लेकर जा सकते हैं, ना ही नोटबुक लेके जा सकते हैं, और ना ही नोट्स। वहां तो आपको केवल और केवल खाली हाथ जाना है। और तो जब खाली हाथ जाएंगे तो इतना सब कुछ दिमाग में कैसे रखेंगे? इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। भाई देखो, दो तरीके से स्टडीज होती है ना। एक होती है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, आजकल हार्ड वर्किंग लोगों का जमाना नहीं रह गया है। आजकल हार्ड वर्क नहीं चाहिए होता है, आजकल स्मार्ट वर्क चाहिए होता है ना। आप इतिहास में सब कुछ याद कर लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, इसका मतलब, है ना, इसका मतलब बेकार। क्या फायदा, है ना, क्या फायदा सब कुछ याद करने से? क्योंकि सब कुछ याद करने से, सब कुछ पढ़ने से
भी एग्जाम में केवल इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी, और केवल यदि इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे तो भी एग्जाम में केवल इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखिए, हमें एग्जाम के अनुसार पढ़ना आना चाहिए। तो जैन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, और कुछ कुछ ग्रंथों में इसे घनानंद की बहन भी बताया गया है। बिंदुसार के ही अन्य नाम सिंहसेन और अमित्रोचिट्स या अमित्रघात है। जैन श्रुतियों या जैन ग्रंथों से ही हमें जानकारी मिलती है बिंदुसार हैड 16 वाइफ्स, बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। अब यहां पर एक आध नमूना जरूर ये कमेंट करेगा और लिखेगा कि सर इसकी 16 पत्नियों के ना नाम लिखवा दो, है ना। अब लिखो यहां पे कि सर 16 पत्नियों के नाम लिखवा दो, क्योंकि आपको तो सबके आधार कार्ड बनवाने होंगे, है ना। जैन ग्रंथों के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, ही हैड 16 वाइफ्स, लेकिन इसकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रिय पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था धर्मा, या कुछ ग्रंथों में इसी का नाम मिलता है सुभद्रांगी। इसकी सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध पत्नी धर्मा या सुभद्रांगी थी। तो धर्मा या सुभद्रांगी का नाम आप याद रखिए। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि धर्मा या सुभद्रांगी से ही तो जन्म हुआ था सम्राट अशोक का, यानी कि अशोक की माता, अशोक की माता थी धर्मा या सुभद्रांगी। सर जस्टिन को राज्य क्यों नहीं मिला? ओ माय गॉड। अच्छा मुझे ये बताओ, सोनिया गांधी को क्यों नहीं मिला 2004 में? है ना, 2004 में जब सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली थी, आज से 18 साल पहले, है ना, तो मुझे बताइए, है ना, तो मुझे बताइए कि हमारे देश की जनता ने और विपक्ष ने सोनिया गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ क्यों नहीं लेने दी? है ना। अब आप बोलेंगे सर क्योंकि जो सोनिया गांधी थी वो तो इटली से आई थी, है ना, वो तो इटली से लेकर आए थे श्री राजीव गांधी। अब आप यही बोलेंगे ना, तो हम एक इटली की महिला को भारत की प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं? है ना, तो आपको अपने ही सवाल का आंसर पता चल गया होगा कि भैया जस्टिन की जो माता श्री थी वो हेलेना या कार्नेलिया, वो यूनानी थी, वो ग्रीक थी। तो हो सकता है भाई इसी बात का क्या हुआ हो, विरोध हुआ हो कि भाई हेलेना का पुत्र मगध का शासक कैसे बन सकता है? मगध का शासक तो पूर्णतः भारतीय होना चाहिए, है ना। सर ऐसा लगता है लोग इंटेंशनली डिस्टर्ब करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही लगता है आपको, आपको बिल्कुल सही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, करियर विल पे ना हम लोग बैच देते हैं बहुत सस्ता, बहुत रीजनेबल। तो रीजनेबल और सस्ता बैच देने से क्या होता है ना कि आलतू फालतू लोग भी परचेज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा है, क्या जा रहा है, टाइम पास करना है, कर लेंगे चल के। तो आप सही कह रहे हो कि ज्यादातर लोग यहाँ पे इंटेंशनली ही कमेंट करते हैं परेशान करने के लिए। चलिए खैर, एनीवेज, जैन ग्रंथों और जैन श्रुतियों से ही हमें जानकारी मिलती है बिंदुसार हैड 101 सन्स। जैन ग्रंथों से ही हमें जानकारी मिली है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे।
101 पुत्र थे किसके? बिंदुसार के। और बिंदुसार के 101 पुत्रों में जानकारी मिली है कि सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। ये बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था और सुसीम के बाद था अशोक। बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बनाना चाहता था। और ध्यान रखेंगे, बिंदुसार के शासनकाल में जो सुसीम था वो तक्षशिला का गवर्नर था या तक्षशिला का राज्यपाल था। और जो अशोक था वो बिंदुसार के शासनकाल में अवंती या उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया अशोक ने। क्योंकि हमें यह जानकारी मिलती है कि चाणक्य के ही एक शिष्य राधा गुप्त की मदद से अशोक ने अपने सभी भाइयों की हत्या करवाकर ही मगध का सिंहासन हासिल किया था। इसने केवल अपने एक भाई की हत्या नहीं की थी जिसका नाम था तिस्सा या तिस। और ध्यान रखेंगे, ये जो तिस था ये अशोक के शासनकाल में सिंघल का शासक हुआ करता था। सिंघल का मतलब आज का श्रीलंका। तिस या तिस्सा को छोड़कर अशोक के द्वारा अपने सारे के सारे भाइयों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। बिंदुसार से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए बिंदुसार के शासनकाल में दो विदेशी राजदूत भारत आए थे, वो कौन कौन थे और वो कहां कहां से आए थे? लिखेंगे टू फॉरेनर अम्बेसडर्स अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। लिखेंगे बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी राजदूत आए। टू फॉरेनर अम्बेसडर्स अराइव्ड इन हिज कोर्ट, इसके दरबार में दो विदेशी राजदूत आए। सबसे पहला कहलाता है डायमेकस, जो कि कहां से आया था? ही वॉज फ्रॉम सीरिया। ये आया था सीरिया से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, उस समय सीरिया का ही एक रूलर हुआ करता था, सीरिया का ही एक शासक हुआ करता था। उस समय सीरिया का शासक हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, एंटियोकस फर्स्ट या एंटियोकस प्रथम। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का ही राजदूत जिसका नाम था डायमेकस, ये बिंदुसार के दरबार में आया। और जब ये बिंदुसार के दरबार में आया तो बिंदुसार ने इससे तीन चीजों की मांग की। बिंदुसार ने कहा सीरिया के शासक एंटियोकस से कि आप हमें मीठी मदिरा दीजिए, सूखी अंजीर दीजिए, अंजीर तो समझते हैं ना, फिज, और एक दार्शनिक दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है
कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार की दो शर्तें तो मान ली थी और बिंदुसार को मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया था दार्शनिक देने के लिए और कह दिया था कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते हैं। और दूसरा विदेशी राजदूत जिसका नाम था डायोनिसस, लिख लीजिए, दूसरा डायोनिसस जो आया था कहां से, इजिप्ट से। ये आया था इजिप्ट से, यानी कि मिस्र से। ये बिंदुसार से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और यदि आपसे पूछें उस समय सीरिया का, सॉरी, उस समय मिस्र का शासक कौन था, तो ध्यान रखेंगे लिखेंगे द रूलर ऑफ इजिप्ट दैट टाइम, या लिखेंगे उस समय मिस्र का शासक हुआ करता था फिलाडेल्फस टॉलमी। फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड या फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय। सर व्हाट इज दार्शनिक? अरे मेरे भाई, सोफिस्ट, सोफिस्ट कहते हैं दार्शनिक को। व्हाट इज दार्शनिक बता। दार्शनिक क्या तेरे को एक कोई नई प्रजाति का जानवर लग रहा है सुनने में? सोफिस्ट जो होते हैं ना, उनको कहते हैं दार्शनिक। लिखेंगे ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के शासनकाल में अ रिवोल्ट वॉज हैपेंड इन तक्षशिला। बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह हुआ। भाई बिंदुसार के शासनकाल में जो सुसीम था वो तक्षशिला का ही गवर्नर या राज्यपाल हुआ करता था। तक्षशिला में ही कीचक नाम के एक शासक ने, कीचक नाम के एक शासक ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, जिसे हम तक्षशिला के विद्रोह के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए किसे भेजा था, तो ध्यान रखेंगे तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया, लेकिन जब सुसीम के द्वारा उसे नियंत्रित ना किया जा सका, फिर अशोक ने जाकर इसे क्या किया, नियंत्रित। लिखेंगे टू कंट्रोल दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, लिखेंगे टू कंट्रोल दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए बिंदुसार सेंट सुसीम एंड देन अशोका। बिंदुसार ने पहले सुसीम और फिर अशोक को भेजा। बिंदुसार सेंट सुसीम एंड देन अशोका। बिंदुसार ने पहले सुसीम और फिर अशोक को भेजा था। सर रूलर ऑफ इजिप्ट फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड, ये लिखा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट दैट टाइम। रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला या तक्षशिला का विद्रोह, जिसे नियंत्रित किया गया किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। यदि आपसे पूछें कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो भाई हम सब जानते हैं वो जैन भिक्षुक था, वो जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन यदि बिंदुसार के बारे में पूछे
तो भाई बिंदुसार लिख लेंगे, ये आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय धर्म का फॉलोअर था। ये माना करता था आजीवक संप्रदाय को, आजीवका सेक। हेल्पर ऑफ अशोका इन किलिंग हिज ब्रदर, उसका नाम था राधा गुप्त। इतना दिमाग पे जोर क्यों डाल रही हो? जब हम अशोक पढ़ेंगे तो लिखेंगे ना सारी बातें। इतना ज्यादा दिमाग पे जोर डालोगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर करंट खाते ही कहोगी आई लाइक इट। इतना जोर मत डालिए दिमाग पे, अशोक अभी हमें पढ़ना है, उसमें लिखेंगे हम ये बात। तो फाइनली 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई, और बिंदुसार के मरने के बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बिंदुसार के मरने के बाद लगभग 3 साल तक, लगभग 3 साल तक गृह युद्ध चला, सिंहासन की लड़ाई चली बिंदुसार के सभी पुत्रों में। और आप जानते हैं जिस उत्तराधिकार के युद्ध को जीता अशोक ने, और अशोक ने अपने तिस्सा या तिस्स को छोड़कर सारे के सारे भाइयों की हत्या करवाकर मगध का सिंहासन प्राप्त किया, और मगध का अगला शासक बना। हेडिंग डाल लीजिए, अशोक महान, अशोका द ग्रेट। 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक अब हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, हु इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, जिसे मौर्य वंश का महानतम शासक माना जाता है। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, बात करते हैं अशोका के बारे में और फिनिश करते हैं मौर्य डायनेस्टी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।